बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान क्या चाहते हैं? क्या वो तहरीक चलाना चाहते हैं या वो मुज़ाकरात चाहते हैं? गुज़िश्ता दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और जो हमने आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद कुछ कन्फ्यूजन भी पैदा की जा रही है। आज के इस वीलॉग में इमरान खान साहब क्या चाहते हैं तहरीक के हवाले से और मुज़ाकरात के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो थम चुकी है? क्या ये जंग जो है वो अब थम चुकी है, अब रुक चुकी है, या ये जंग एक बार फिर से छिड़ सकती है? इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और आखिर में गजा की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। और आज के व्लॉग में जो गुज़िश्ता हमने एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर की है कि जो इमरान खान के साथ एक अहम शख्सियत की अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, उस व्लॉग के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने सवालात किए। कुछ कन्फ्यूजन उनके ज़ाहिर है, जब सवाल उसी वक्त उठता है जब आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो और कोई क्लैरिटी हो या कोई इख्तलाफ हो, तो उस वक्त आप सवाल करते हैं। तो उस सवालात के जवाबात भी देने की कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त इमरान खान चाहते क्या है। क्या वो तहरीक चाहते हैं? क्या वो मुज़ाकरात चाहते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से कोई इशारा नहीं दिया, कोई डायरेक्शन नहीं दी। जब मंगल को आखिरी मुलाकात उनकी बहनों की और बुकला की हुई थी, उस मुलाकात के अंदर इमरान खान ने किसी किस्म की मुज़ाकरात की या हुकूमत के साथ बैठने का कोई इशारा नहीं दिया। बहुत सारे लोग, जिसमें अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है उसको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात की हामी भर ली है और पार्टी को ये डायरेक्शन दे दी है कि मुज़ाकरात किए जाएं। मुज़ाकरात तो इमरान खान पहले रोज से कह रहे हैं कि उनके साथ होंगे जिनके पास ताकत का मंबा है, जो एस्टैब्लिशमेंट है। और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त खुद इमरान खान के पास पहुंचकर बातचीत करना चाह रही है। इमरान खान ने ये चीज क्लियर कर दी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से कोई डील लेने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अदालतों को आजाद कर लिया जाए, बजाय अदालतों को बांदी बनाकर एक डायरेक्शन आती है, एक लिखा हुआ तहरीर शुदा फैसला आता है, वो सुना दिया जाता है। एक डमी कोर्ट पैक कर दी गई है 26वीं आईनी तरमीम के बाद स्पेशली, तो वो ना किया जाए। वो ये चाह रहे हैं कि उनके केसेस जो है वो मेरिट के ऊपर सुना जाए, उनकी जो सियासी रुफका है जिनको मुख्तलिफ जेलों में कैद किया हुआ है उनको छोड़ा जाए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उनको सियासी तौर पर अपनी इजहार राय, अपनी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और अपनी फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट की इजाजत होनी चाहिए। इस सब में डील का तासर कहां से और क्यों क्या पैदा किया जा रहा है? ये डील का तासर सिर्फ वो लोग पैदा कर रहे हैं जो इस वक्त इमरान खान के मुखालिफ हैं और जो मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को इस वक्त सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डील इमरान खान को एक कमजोर बनाती है, उनके बयानियों को नुकसान पहुंचाती है। तो मुज़ाकरात जो है वो मुज़ाकरात का आगाज क्या होना, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे खुद जाकर पहुंच गए, इमरान खान से उन्होंने बातचीत की और जो यकीन दहानी उस तरफ से हुई। अब देखें, बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ये एक ट्रक की बत्ती है। तो ट्रक की बत्ती तो उस सूरत में होगी जब मुज़ाकरात होंगे, और मुज़ाकरात पहले भी हुए, माजी में भी हुए, मुज़ाकरात होंगे, सब पब्लिकली होंगे और नाकाम हो जाएंगे। ये ट्रक की बत्ती है। मुज़ाकरात ना होने की सूरत में जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ यकीन दहानी करवाई है, ये अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अगर बड़ी अदालतों से, अदालती फ्रंट से इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई इंसाफ मिलता है, मैं रिलीफ की भी बात नहीं करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इंसाफ मिलता है, क्योंकि मेरिट के ऊपर ये केसेस बनेंगे। तो मेरिट के ऊपर जब भी ये इन केसेस के ऊपर सुना जाएगा तो फिर जमानतें भी हो जाएंगी, जिसमें यास्मीन राशिद भी हैं, उमर चीमा भी हैं और बुशरा बीबी भी हैं, और भी सारे जितने भी इमरान खान के सियासी रुफका हैं, जो कैदी हैं, सियासी कैदी हैं। तो जब अदालतों से हाथ उठ जाएगा एस्टैब्लिशमेंट का, तो ये मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता चीजें, जो स्पेस है वो बनना शुरू हो जाएगी। तो मुज़ाकरात तो हो नहीं रहे कि जिस मुज़ाकरात को ट्रक की बत्ती करार दिया जा रहा है। दूसरा ये है कि इस सब मामले में बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ये मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये भी कहते हैं कि जब भी इमरान खान तहरीक की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की ट्रक की बत्ती या एस्टैब्लिशमेंट की नेगोशिएशन की ट्रक की बत्ती जो है वो शुरू कर दी जाती है। देखें, इमरान खान ने तो गुज़िश्ता मुलाकात में भी जुनैद अकबर को तहरीक की तैयारी करने के लिए डायरेक्शन दी है। इमरान खान ने यह भी कहा था ईद से पहले, कि छोटी ईद से पहले, रमजान मुबारक में, कि ईद के बाद सड़कें गर्म होंगी। जुनैद अकबर को डायरेक्शन भी दी गई थी, खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को डायरेक्शन दी गई थी। इसके अलावा जो इत्तेहाद बन रहा था, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा था, उनको भी ये डायरेक्शन दी गई थी कि ग्रैंड अलायंस जल्द अज जल्द तैयार किया जाए और तहरीक शुरू की जाए। तो ईद के बाद तहरीक शुरू नहीं की, वो किसी ट्रक की बत्ती की वजह से शुरू नहीं हुई। क्या वो तहरीक जो है वो
किसी खबर की वजह से शुरू नहीं हो सकी, वो तहरीक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की अपनी नाकामियों की वजह से शुरू नहीं हो सकी। और इसमें ट्रक की बत्ती का मामला नहीं है, इसमें इमरान खान का वही मौक़िफ़ है कि तहरीक शुरू करें। अब मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो हो रहे हैं, इमरान खान ये नहीं दिखाना चाहते, ये तासर नहीं देना चाहते, उन्होंने ये बार बार ये कहा है कि ये तासर नहीं देना कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रीट पावर नहीं है। उन्होंने कहा कि 80% अवाम हमारे साथ है। 8 फरवरी को लोग साबित कर चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मकबूल जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है। अपोजिशन की जितनी जमातें अगर हमारे साथ आती हैं तो उनको वेलकम करें, उनके पास जा जाके ये तासर ना दे। तो इमरान खान तो अब भी तहरीक की बात कर रहे हैं, इमरान खान कल भी तहरीक की बात कर रहे थे। तो कौन रोकता है तहरीक शुरू करने से? तहरीक तो आगाज करें, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है या पंजाब की क़यादत, तहरीक से तो कोई नहीं रोकता। हमने ये जो खबरें दी हैं इसका मकसद ये नहीं है कि तहरीक से रोक लें या कारकुन जो है वो खामोश बैठ लें। इमरान खान आज भी ये रिलाई कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे, उनका मौक़िफ़ ये भी आज है। आज भी वो ये रिलाई कर रहे हैं कि अदालतों को आजाद करें और हमारी जो सियासी कुव्वत है उसका हमें मुजाहरा करने दी जाए। जिस तरह पीटीआई अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करती है, जिस तरह एक सियासी जमात को हक हासिल है आइन के अंदर रहते हुए, उसको उस चीज की इजाजत दी जाए। इमरान खान ये बात बार बार कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर रखने वाली जमात है और उसी के जरिए वो ये तासर जाहिर नहीं करना चाहते कि वो स्ट्रीट पावर खत्म हो चुकी है। तो स्ट्रीट पावर तो पीटीआई को साबित करनी ही करनी है, तहरीक तो शुरू करनी ही करनी है, लेकिन पैरेलल रही बहुत सारी चीजें मुज़ाकरात की भी चल रही होती हैं। और ये कहना गलत है कि एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ स्ट्रीट पावर, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है और माजी में ऐसा होता भी आया है कि आप जब एहतजाज करते हैं, फिर जब मुज़ाकरात में जाते हैं तो आपके पास पीछे अवाम की सपोर्ट होती है और उसमें जब मुज़ाकरात की टेबल में आप बैठते हैं तो आपका सीना चौड़ा होता है, आप बेहतर बार्गेनिंग की पोजीशन में बैठे होते हैं। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते, जब आपके पास स्ट्रीट पावर ही नहीं होती, तो फिर मुज़ाकरात क्या करने, वैसे ही छतरी लगने हैं। तो स्ट्रीट पावर तो ऑलरेडी अपनी जगह मौजूद है, वो स्ट्रीट पावर दिखानी है, वो पीटीआई की क़यादत का काम है। तो इस सब में अगर ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जो इसको ट्रक की बत्ती करार दे रहे हैं, जो ये फिजा बनी हुई है कौमी यकजहती की, तो ये इमरान खान खुद कह रहे हैं ना कि फिजा कायम रखनी है। उन्होंने ये कहा कि मोदी के खिलाफ कौम को मुतहिद रहना है और अलर्ट रहना है। तो ये तो इमरान खान के अपने अल्फाज हैं। तो हम भी वही कह रहे थे कि ये फिजा इमरान खान भी चाहते हैं कि ये कौमी यकजहती बनी रहे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मसला जो है वो नरेंद्र मोदी का है। आगे चलते हैं, इसमें लिटमस टेस्ट क्या होगा। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने राब्ते भी किए, पूछा भी कि किस तरीके से आप ये कहते हैं कि हालात बदल रहे हैं और कब तक ये हालात जो है वो बदल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इमरान खान कब तक रिहा हो जाएंगे। देखिए, मैं तारीख तो नहीं दे सकता, हम भी यहाँ पे नजूम इल्म नजूम तो नहीं रखते कि हम तारीख दें और बताएं कि इमरान खान कब उनकी कैदोबंद की जो सोबतें हैं वो खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें लिटमस टेस्ट के तौर के ऊपर होती हैं कि हालात बदल रहे हैं। कल मैंने तवील बताया था कि किस तरीके से अब तक पॉजिटिव साइंस ग्राउंड्स पर क्या है, आज भी आगे चलकर क्या हो सकता है। लिटमस टेस्ट ये है, एक सबसे बड़ा केस यास्मीन राशिद की जमानत का है, जो कि मेरे ख्याल से 28 या 27 मई को फिक्स है लाहौर में। इसके साथ साथ 20 मई को उमर चीमा की जो जमानत की दरखास्त है लाहौर में, वो 20 मई तक उसकी समाअत मुलतवी हो गई है आज। तो वो 20 मई तक वो एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कि उस केस में क्या पेशरफ्त होती है। फिर मंगल के रोज, यानी आइंदा आने वाले हफ्ते में, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लिटमस टेस्ट होगा कि मंगल के रोज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों का फैसला है, वो फैसला क्या आता है। और मंगल के रोज उसमें हेयरिंग है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसका फैसला पिछले हफ्ते आ जाना था, लेकिन जंग से पहले ये एक्सपेक्टेशन थी कि पिछले हफ्ते आ जाएगा। फिर जंग के बाद जब सूरत हाल तब्दील हुई, हम ये कह रहे हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक हफ्ता और मजीद मुलतवी कर दिया गया। और आज की लेटेस्ट खबर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने 3 मजीद एतराजात जो हैं वो दायर कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस पर। अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला या उस केस की हेयरिंग होगी, पहले उस एतराजात को सुना जाएगा। अब वो एतराज क्या है? सबसे पहले एतराज तो उस बेंच के ऊपर लगा दिया गया है, यानी ये बेंच जो है वो ये अपील सुन ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो अपील वो बेंच वो जजेस सुनेंगे जिन्होंने ये फैसला दिया था, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 5 रुकनी जो बेंच था उसके पास ये केस जाना चाहिए। फिर दूसरा एतराज यह है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला नहीं आ जाता तो ये मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसके ऊपर फैसला ना दिया जाए। तीसरा एतराज ये है क्योंकि जो मरकजी जो मेन अपील थी, दरखास्त थी, वो लाइव स्ट्रीम की गई थी, तो जब ये अपील आई है तो इसको भी लाइव स्ट्रीम किया जाए। अब मंगल के रोज इसके ऊपर ये जो तीनों एतराजात हैं, इनमें से एक एतराज भी मंजूर हो जाता है और इस केस को मजीद डिले की तरफ लेके चला जाते हैं और इसका फैसला नहीं आता अगले हफ्ते, तो ये एक और मस्बत इशारा होगा कि मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मखसूस नशिस्तें
اعتراض بھی نہیں قبول کرتی, مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون یا حکومت کو بھی نہیں دیتی, یعنی ان کی جو 2/3 اکثریت ہے وہ بھی نہیں بنتی مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے بعد, ان کو مخصوص نشستیں سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں دیتی, تو بھی یہ ایک طرح سے مثبت ہوگا کہ چلے پی ٹی آئی کو تو نہیں دی, کوئی ایسا فیصلہ درمیانی آ گیا کہ ان کو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوا, تو یہ بھی ایک پازیٹیو سائن ہوگا. جو اس کا ڈینٹ پڑے گا یا آپ تب اس میں یہ کہیں گے کہ جب یہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون کو دی جائیں یا حکومت کو دے دی جائیں, تو پھر ظاہر ہے وہ سے 2/3 اکثریت بن جائے گی, اور پھر پی ٹی آئی کے لیے مزید سیاسی طور پر مشکلات ہوں گی, کیونکہ پارلیمنٹ میں اگر ان کے اپوزیشن یا حکومت کے پاس جو ہے 2/3 اکثریت آ گئی ہیں, تو پھر تو معاملات جو ہے وہ بڑے خراب ہو جائیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ لٹمس ٹیسٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, اور اگلے ہفتے اس چیز کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جانی ہے, تو تب تک ہم مزید بھی اس کو دیکھتے رہیں گے کہ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے اور کیا کس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں. بات کر لیتے ہیں پاکستان اور بھارت کی کشیدگی کی. عمران خان نے ایک بار پھر عمران خان کا موقف جو ہے وہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. عمران خان صاحب نے منگل کے روز اڈیالہ جیل سے یہ پیغام دیا تھا کہ قوم بھارت کے خلاف متحد رہے اور الرٹ بھی رہے. نہ صرف بھارت آپ کے خلاف حملہ کر سکتا ہے بلکہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ پاکستان کو اکنامکلی بھی تباہ کر سکتا ہے اور اکنامکلی ہٹ بھی کر سکتا ہے. اس میں اب جو وزیر دفاع ہیں ہندوستان کے راجناتھ سنگھ, انہوں نے گجرات کے ایئر بیس کا دورہ کیا اور وہاں پر ایک بڑی گیدڑ بکیزیاں بھی لگائی ہیں, اور انہوں نے یہ ایک بار پھر جنگ کا اشارہ دے دیا ہے. بھارت کے جو ہندوستان کے جو عزائم ہیں وہ کلیئر ہیں, وہ نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہے. آگے چل کر اس پر بات کرتے ہیں. پہلے راجناتھ سنگھ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیں. انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, یہ صرف ٹریلر تھا, ابھی پوری پکچر آنی باقی ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا, جو سنتاس معاہدہ ختم کیا گیا تھا, پہلے معاہدہ ختم ہوا, ہندوستان نے, نریندر مودی نے اپنے بی جے پی کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم نے پانی روک دیا, کیونکہ ان کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ اپریل سے لے کے نومبر تک پانی کا جو گلیشیئر ہے وہ اتنے زیادہ پگھلتے ہیں کہ وہ پانی روک ہی نہیں سکتے یا ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے اعلان تو کر دیا, لیکن ان کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا کہ وہ اپریل اور نومبر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں پانی روک سکے. اسی لیے انہوں نے بہت متعدد دفعہ ڈیمز جو ہیں وہ سپل ویز جو ہیں وہ کھولے بھی ہیں. لیکن اب بھارت کیا کر رہا ہے, بھارت اب پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کرنے کے لیے چناب, جہلم اور جو انڈس ریور ہے, جو پانی چائنا سے آتا ہے, پھر پاکستان جو ہندوستان کا جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سے ہوتے ہوئے پاکستان کی طرف آتا ہے, اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھارت جو ہے وہ نہری نظام میں توسیع کرنے جا رہا ہے. آج کی یہ رائٹرز کی خبر ہے کہ بھارت جو ہے وہ نہری نظام میں توسیع کرنے جا رہا ہے اور اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے شمالی جو 3 مزید ریاستیں ہیں ان کو سیراب کرے گا. پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکا یا پاکستان کا پانی روکنے کی ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ اس کو ایک ایکٹ آف وار تصور کیا جائے گا. عمران خان بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ بھارت اکنامکلی ہٹ کرے گا, یہ پاکستان کو خشک سالی کی طرف لے کے جانے, پانی روکنا, یہ اکنامکلی ہٹ کرنے کے مترادف ہی ہے. پھر جو راجناتھ سنگھ ہے وزیر دفاع ان کے, انہوں نے ایک بار پھر یہ دعویٰ کیا ہے کہ مولانا مسعود اظہر کو پاکستان جو ہے وہ فنڈ کرتا ہے, اور آئی ایم ایف جو ہے اس ساری چیزوں کو روکے, کہ آئی ایم ایف پاکستان کو فنڈنگ روکے, کہ آئی ایم ایف کا پیسہ جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. یعنی ایک بار پھر عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا, اور یہاں پر اداروں کو بھی یہ پتا ہے کہ بھارت دوبارہ حملہ کرے گا. بھارت کے عزائم جو ہے وہ مضموم ہے. جب تک آر ایس ایس ہندوتوا کا نظریہ, بی جے پی کا نظریہ, مودی کا نظریہ اس وقت موجود ہے, پاکستان چین سے نہیں بیٹھ سکتا. اس ریجن کے لیے یہ خطرہ موجود ہے. اور پھر راجناتھ سنگھ نے جو انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی ہے ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ پاکستان کے جو نیوکلیئر پاور ہے اس کو بھی واچ لسٹ کے اندر رکھیں. تو بھارت کے عزائم جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس صورت میں پاکستان میں یہ قومی یکجہتی کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ادارے کہہ رہے ہیں, اور اس کو قائم کرنے کے لیے عمران خان بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, اندر یہ جس کو کہتے ہیں کہ ریئلائزیشن ہو چکی ہے. تو اسی لیے یہ ساری جو بھارت کے عزائم ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ یہ ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں جی دیکھیں آج بھی لاہور میں جو پاکستان زندہ باد کی ریلی ہے اس کے اوپر مقدمات درج کر لیے گئے ہیں لاہور کے صدر شیخ امتیاز کے خلاف اور سیکرٹری جنرل اور دیگر لوگوں کے خلاف کہ لاہور میں انہوں نے پاکستان زندہ باد کی ریلی نکالی. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, پہلے بھی گرفتاریاں ہوئی 11 مئی کو جب ریلی نکالی اور 53 لوگ گرفتار ہوئے, ایف آئی آر ہوئی, ایف آئی آر کویش ہوئی, 53 کے 53 لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے. پنجاب کی پی ٹی آئی کی قیادت کو پولیس افسران یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کروا رہے ہیں یہ ہم نہیں کروا رہے, یہ پنجاب پولیس کروا رہی ہے. تو اب پنجاب پولیس پھر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈائریکشن جو ہے وہ ہم مجبور ہیں سی ایم آفس کی طرف سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت معصوم ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کہتے ہیں جی آپ کلین چٹ دے رہے ہیں, میں کلین چٹ نہیں دے رہا.
میں جو انفارمیشن ہے, جو فیکٹس ہے, جو گراؤنڈ پہ ریالٹی ہے, میں وہ رپورٹ کروں گا. اگر جو اسٹیبلشمنٹ جو وعدے کیے ہیں, جو یقین دہانی کروائی ہے, اس کے اوپر کہیں پہ بھی ڈچ پہنچتا ہے, کہیں پر بھی وہ انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی یا جو یقین دہانی کی اس سے مکرے یا وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئی, تو ہم وہ بھی رپورٹ کریں گے. 2 سال سے رپورٹ کر تو رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں کریں, لیکن جو چیزیں فیکچوئل ہیں, جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں, وہ تو جو سٹوریز ہیں, جو ہڈن سٹوریز ہے, وہ لانا آپ کے سامنے تھا کہ اس وقت ایک امپورٹنٹ شخص کی ملاقات جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے. تو عمران خان میٹر تو کرتے ہیں نا, یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہم نے بتائی. آخر میں غزہ کی صورتحال, آج ایک بار پھر غزہ میں 70 جو جانیں ہیں اب وہ جام شہادت نوش کر چکی ہیں, اور بڑی بروٹیلٹی اور پوری دنیا کی خاموشی ہے. یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. پاکستان اکنامکلی اتنا کمزور ہے کہ وہ ظاہر ہے اسرائیل کے متعلق کوئی سٹیٹمنٹ تک نہیں دے سکتا, اور اتنے ہمارے نااہل حکمران مسلط کیے گئے ہیں کہ پاکستان میں بھی اگر غزہ کے حوالے سے کوئی مارچ ہوتا ہے ان کے ساتھ یکجہتی پہ, تو ان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو غزہ کی صورتحال پر دنیا خاموش ہے, یہ ہماری بے بسی ہے, اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.